सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 16 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8 की। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। तो टॉपिक है बच्चों, सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंपनी आर्मी। नए शासन की स्थापना और कंपनी की फौज। सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, नए शासन की स्थापना। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785। वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 तक, वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर्स who played a significant role in the expansion of company, powerful stop by his time. The company has acquired power not only in Bengal but also in Bombay, Mumbai and Madras और चेन्नई। मतलब चेन्नई कह लो या मद्रास, एक ही बात है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बताया। ये उन महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट लोगों में से थे, ये उन इम्पोर्टेंट व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी के विस्तार के लिए, ठीक है, उसे बढ़ाने के लिए अपनी एक मेन भूमिका मतलब एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था उन्होंने उसमें, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग्स का जब समय आ गया था, मतलब उनके टाइम तक जब वो कंपनी में थे, उस टाइम तक आते आते कंपनी जो थी वो सत्ता हासिल कर चुकी थी, न केवल बंगाल में बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी, ठीक है बच्चों। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी, जो ब्रिटिश इलाके थे, वो प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मतलब प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसीज कहा जाता था। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज। उस टाइम पर 3 प्रेसिडेंसीज थी। एक बंगाल थी, ठीक है, दूसरी मद्रास, तीसरी थी बॉम्बे। मद्रास को अब चेन्नई कहा जाता है और बॉम्बे को मुंबई कहा जाता है। ईच वॉज रूल्ड बाय ए गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। और प्रत्येक पर गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही शासन किया जाता था। द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। और वो उस टाइम के पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए थे, ठीक है, सेवरल अनेक किए थे। नोटेबली इन द स्पेयर ऑफ जस्टिस। और अगर हम बात करें तो न्याय का जो क्षेत्र, न्याय के क्षेत्र में जो उनके सुधार थे वो खासतौर से उल्लेखनीय थे। कौन कौन से? फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज इस्टेब्लिश्ड। एक 1772 से एक नई व्यवस्था स्थापित की गई थी, ठीक है। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज हैव टू ए कोर्ट। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, जो प्रत्येक ज़िला होता है उसमें क्या होती? 2 अदालतें होती। फिर उसके बाद, ठीक है, ये व्यवस्था की गई थी कि अब अदालतें होंगी उसमें। एक क्रिमिनल कोर्ट, एक तो क्रिमिनल कोर्ट होगी जिसे फौजदारी अदालत कहते हैं, दूसरी एक सिविल कोर्ट होगी जिसे दीवानी अदालत कहा जाता था। मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉ फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। जो हिंदू पंडित होते थे और जो मौलवीज होते थे वो क्या करते थे कि भारतीय कानून की व्याख्या क्या करते थे, किसके लिए? कलेक्टर्स, जो ज़िले के यूरोपियन कलेक्टर होते थे उनके लिए, ठीक है। हु प्रेसिडाइड्स ओवर सिविल कोर्ट्स। किन के लिए करते थे? जो यूरोपीय ज़िला कलेक्टर होते थे उनके लिए करते थे, ठीक है। और जो कि उसके मुखिया होते थे, किसके? जो अदालत होती थी मतलब कोर्ट, उसको प्रेसिडाइज करते थे उस टाइम के कलेक्टर। द क्रिमिनल कोर्ट वर स्टिल अंडर काजी एंड मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। जो क्रिमिनल कोर्ट थी वहाँ पर वो किसके अंडर में चलती थी? अभी मुफ्ती और काजी के, लेकिन उसके सुपरविज़न कौन करता था? कलेक्टर ही किया करते थे उसका भी। टू
to bring about uniformity in 1775, even Pandit were asked to compile a digest of Hindu laws. ठीक है, इसमें क्या बताया हुआ है कि जो हिंदू कानूनों में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने के लिए बोला गया था। ठीक है, जो हिंदू कानून था उसका संकलन तैयार करने के लिए बोला गया था। N.B. Hall had translated the digest into English by 1778. A code of Muslim laws was also compiled for the benefit of European judge. और N.B. Hallhead ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। ठीक है, किसके अंडर में हुई थी वो, इसमें बताया हुआ है, जो कि किसके लिए, यूरोपियन जजों के बेनिफिट के लिए, उनके फ़ायदे के लिए की गई थी। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ए न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड वाइल ए कोर्ट ऑफ अपील द सरदार निजामत अदालत वाज आल्सो सेट अप एट कैलकाटा। ठीक है, उस टाइम पर क्या था कि जो 1718 तक एक संहिता तैयार कर ली गई थी, उसके बाद 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा कलकत्ता में अपीली अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। तो अब आगे देखते हैं। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। जो मुख्य प्रिंसिपल फिगर थी, मतलब जो अगर हम कहें तो उस टाइम का जो मुखिया होता था वो कौन होता था, उस टाइम का मुखिया जो था वो नाम से ही पता चल रहा है, जो भारतीय ज़िले में कलेक्टर होता था वो सबसे बड़ा पद होता था उस टाइम का। ठीक है, और कलेक्टर जो होता उसका काम क्या था, कलेक्ट रिवेन्यू एंड टैक्सेस, उसका काम जो था, हिज मेन जॉब रिवेन्यू कलेक्ट करना था। एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर एंड दरोगा। और वो क्या करता था बच्चों, उस टाइम पर रिवेन्यू कलेक्ट करता था, कर इकट्ठा किया करता था और कानून व्यवस्था को मेंटेन करके रखता था, बनाए रखता था अपने ज़िले में। किसकी सहायता से, जज की, पुलिस की और ऑफिसर्स की या दरोगा की सहायता से। हिज ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज दैट स्टीडली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी। और भारतीय ज़िले में जो कलेक्टर था उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट कहलाता था और वो सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था, मतलब पीछे की ओर ढकेल दिया था। द कंपनी आर्मी, कंपनी आर्मी के बारे में पढ़ते हैं। कंपनी की फौज, ब्रिटिश यूज टू कॉल देयर आर्मी एज सिपोय। आर्मी, ब्रिटिश अपनी आर्मी को सिपोय कहते थे। ठीक है, वेयर इज द मुगल आर्मी वॉज मेनली कम्पोज ऑफ कैवलरी, घुड़सवार्स एंड इन्फेंट्री, पैदल सोल्जर्स। जो मुगल सेना थी उनके पास घुड़सवार थे या तो पैदल सैनिक थे। हु वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी एंड द यूज़ ऑफ स्वॉर्ड। और उन्हें जो तीरंदाजी थी और तलवारबाजी उसका प्रशिक्षण दिया जाता था। और अगर हम बात करें, वाइल द ब्रिटिश आर्मी सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्कट्स, मतलब अगर ब्रिटिश सोल्जर की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो उनके सैनिक थे उनके पास भारी बंदूकें थी, मस्कट्स हैवी गन्स को बोलते हैं। एंड मैचलॉक्स थे, गन पाउडर। ठीक है, और क्या थे, उसे बोलते हैं इग्निटेड बाय मैच। एक मैचलॉक उसे बोला जाता है बच्चों, जो बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक होती है, वो होती थी उनके पास। द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ द आर्मीज वर एज फॉलोज। जो उनके बीच में मुख्य अंतर थे वो ये थे। मुगल आर्मी के पढ़ते हैं, मेनली कैवलरी एंड इन्फेंट्री, मुगल रूप से प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक थे। अगर कंपनी आर्मी की बताते हैं तो वो उनके पास मोस्टली इन्फेंट्री, पैदल सैनिक ही थे।
कल्वरी डोमिनेटिंग बट इन्फेंट्री नॉट लार्ज इन नंबर। उनके पास सवारों का दबदबा था लेकिन पैदल सैनिक कम थे। और अगर कंपनी आर्मी की बात करते हैं, लेस नंबर ऑफ कैवलरी मोर इन्फेंट्री, उनके पास घुड़सवार कम, पैदल सैनिक अधिक थे। ट्रेंड सोल्जर इन आर्चरी एंड यूज ऑफ स्वॉर्ड, उनके पास तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण सेना थी। और कंपनी आर्मी में सोल्जर वर ट्रेन एंड आर्म्ड विद द गन्स, सोल्जर प्रशिक्षित थे और उनके पास गन थी, बंदूकें थी। मुगल आर्मी में नॉट लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन इन्फेंट्री इफ नीडेड रूरल आर्म पीजेंट वर ऑल्सो बिकम सोल्जर्स, बहुत अधिक प्रशिक्षित नहीं थे पैदल सैनिक, और अगर ज़रूरत पड़ती थी तो किसानों को भी सोल्जर के रूप में उनसे काम लिया जाता था, किसान भी सैनिक बन जाते थे। सोल्जर्स वर सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग ड्रिल एंड डिसिप्लिन प्रोफेशनल एंड ट्रेंड आर्मी, और कंपनी की फौज में सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाता था। उन्हें बिल्कुल पेशावर प्रोफेशनल, ठीक है, जो पेशेवर लोग होते हैं उन्हें बिल्कुल ऐसे ही, और जो उनकी ट्रेंड आर्मी थी, प्रशिक्षित आर्मी थी। कास्ट एंड कम्युनिटी फीलिंग्स वर इग्नोर्ड इन बिल्डिंग ए फोर्स ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स, और जो अनुशासित और पेशेवर सिपाही थे, ठीक है, पेशेवर सिपाही थे, अनुशासित सिपाही थे, कभी कभी उनकी जाति और समुदाय जो थे उसको नज़रअंदाज किया जाता था। बट सोल्जर्स वर ऑल्सो ए मेंबर ऑफ ए कम्युनिटी वन और अदर, लेकिन सोल्जर्स जो होते हैं वो भी किसी न किसी समुदाय का हिस्सा होते हैं। हाउ डिड द सिपाही रिएक्टेड टू द चेंज इन देयर लाइव्स एंड देयर आइडेंटिटी इज क्लियरली रिफ्लेक्ट्स इन द रिपोर्ट ऑफ 1857। अपने जीवन और अपनी पहचान के एहसास में आने वाले बदलाव को सिपाहियों ने किस रूप में देखा, ये 1857 के विद्रोह में झलकता है। Summary of the chapter from trade to territory, we can say that the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power। अगर हम बात करते हैं कि व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ की अगर हम समरी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक उपनिवेशिक बन गई थी। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th century also aided this process and now it take only 3 weeks to travel to India by sea। और 19वीं सदी के शुरुआत में ही नई भाप तकनीक के आने से प्रक्रिया और तेज़ हुई और अब केवल 3 हफ्तों में ही जहाज की यात्रा से भारत पहुंचा जा सकता था। दिस इनेबल्ड मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम टू ए फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। और अब केवल 3 हफ्तों में ही पहुंचा जा सकता था, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। By 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of territory and 78% of population of the Indian subcontinent। और इसका ये इफेक्ट हुआ कि 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भाग पर और 78% आबादी पर कंपनी ने सीधा शासन स्थापित कर लिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। और इस प्रकार व्यापारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंसी विच वर 3 प्रेसिडेंसीज। तो इसका आंसर हम यहीं से लिखेंगे। मैंने समझा दिए पूरी वर्कशीट, बस अब मैं आपको आंसर पढ़कर बताऊंगी ओनली। ठीक है, ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। ठीक है, ये 3 उसमें बटी हुई थी। ये जो इसकी मतलब अगर हम बात करते हैं, मैं बता ही देती हूँ चलो आपको। जो ब्रिटिश टेरिटरी थी वो मुख्य रूप से इसमें जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी, जो प्रशासनिक इकाइयों में बटी हुई थी, वो मुख्य रूप से जो ब्रिटिश सत्ता थी उसे प्रेसिडेंसीज कहा गया था। ठीक है, देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, 3 थी प्रेसिडेंसीज। कौन कौन सी थी? बंगाल,
ठीक है, कोमा लगाकर है मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हु वर वॉरेन हेस्टिंग्स, व्हाट वाज हिज रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे और उनका कंपनी को फैलाने में उनका क्या रोल था, मतलब उनकी क्या भूमिका थी। तो इसका आंसर आप यहीं से लिखेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785 was one of the important figures who played a significant role in the expansion of company power. Full stop. By his time the company has acquired power not only in Bengal but also in Bombay, Mumbai and Madras। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे बच्चों, ब्रैकेट में चेन्नई भी लिख देना, अपना लिखना चाहो तो मद्रास के बाद फुल स्टॉप लगा देना। ठीक है, आपका आंसर नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है विच मेजर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। वॉरेन हेस्टिंग ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए थे। तो इसका आंसर भी यही है वर्कशीट में, इसका आंसर वर्कशीट में से लिखेंगे हम। यहाँ से लिखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ justice was established. Each district was to have 2 courts, a criminal court, फौजदारी अदालत ब्रैकेट में लिखेंगे, एंड ए सिविल कोर्ट ब्रैकेट में लिखेंगे दीवानी अदालत। ठीक है, यहाँ तक लिख देंगे बच्चों आंसर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे व्हाट वाज द जॉब ऑफ कलेक्टर। कलेक्टर की जॉब क्या थी। तो इसका आंसर भी यहीं पर है वर्कशीट में, आप यहाँ से लिखेंगे हिज मैन जॉब। ठीक है, यहाँ पर एच कैपिटल कर लेना ऐसे। हिज मैन जॉब वाज टू कलेक्ट रिवेन्यू, उसका मुख्य काम रिवेन्यू एंड टैक्सेस लेना था, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िले में मेंटेन करना था क्या, लॉ एंड ऑर्डर को, विद द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से, जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द मुगल आर्मी एंड कंपनी आर्मी। कंपनी आर्मी और मुगल आर्मी के बीच में आपको 2 अंतर लिखने हैं। तो आप ये लिख देंगे मुगल आर्मी के, यहाँ डालकर मुगल आर्मी पहले लिख देंगे मेनली कैवलरी एंड इन्फेंट्री। कैवलरी स्पेलिंग में मिस्टेक है, डोमिनेटिंग बट इन्फेंट्री नॉट लार्ज इन नंबर। ठीक है, सेकंड में लिख देंगे द कंपनी आर्मी मोस्टली इन्फेंट्री, लेस नंबर ऑफ कैवलरी, मोर इन्फेंट्री। बस ये 2 पॉइंट्स लिख देंगे आप। अब क्वेश्चन नंबर 6 है थिंक एंड राइट वाई द इंडियन पीपल वर वर्किंग एज ए सपोर्ट बॉय। सपोर्ट बॉय बच्चा यहाँ सोल्जर को बोला हुआ है फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये आपको बताना है कि आपको सोचकर बताना है ये भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी। तो इसका आंसर लिखेंगे आप एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन पीपल वर ग्रेजुअली एंडिंग एंड दे वर लेविड न्यू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। कि भारतीय जनता के जो रोज़गार थे, एम्प्लॉयमेंट था उनका, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और उन्हें नए नए प्रकार के कर देने पड़ते थे, टैक्सेस देने पड़ते थे। ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स और आर्थिक तंगी के कारण, ठीक है, दे हैड टू वर्क विद द कंपनी, उन्हें कंपनी के साथ काम करना पड़ता था एज ए सोल्जर, एक सैनिक के रूप में, टू लिव, जीने के लिए, एंड दे वर नॉट इवन प्लेस्ड इन ए हाई पोजीशन इन द ब्रिटिश आर्मी, और उन्हें ब्रिटिश आर्मी में ऊंची पोजीशन पर भी नहीं रखा जाता था। सो दे सर्व्ड एज ए सोल्जर, इसलिए वे एक सैनिक के रूप में कार्य करते थे। यहाँ आप आंसर लिख देंगे। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।